नमस्कार, करंट अफेयर एमसीक्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, खरवा सारंग और मालम शब्द समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? सैन्य तकनीक, समुद्री व्यापार, पुरातात्विक स्थल या फिर क्षुद्र ग्रह? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समुद्री व्यापार। खरवा सारंग और मालम वे युवा पुरुष थे जो भारत के पश्चिमी तट, मध्य पूर्व तथा पूर्वी अफ्रीका के बीच के त्रिभुज में वाणिज्य एवं व्यापार का संचालन करते थे। गुजरात के वेरावल में कई नौकाओं, जिन्हें धाऊ कहा जाता था, का अंत हो गया। गुजरात के वेरावल और अलंग में जहाजों का निर्माण हाथ से किया जाता है तथा उनका अपशिष्ट के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, समुद्री व्यापार। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, संपत्ति के अधिकार को प्रारंभ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के बजाय संवैधानिक अधिकार बना दिया। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। संपत्ति के अधिकार को शुरू में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी, अतः कथन एक सही है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने संपत्ति के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 300(a) के तहत मौलिक अधिकार के बजाय संवैधानिक अधिकार बना दिया, अतः कथन दो सही नहीं है। अनुच्छेद 300(a) में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा मंत्रालय पोषण ट्रैकर के कार्यान्वयन की देखरेख करता है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। पोषण ट्रैकर एक मोबाइल आधारित एप्लीकेशन है जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग के माध्यम से शुरू किया है। पोषण ट्रैकर के अंतर्गत प्रौद्योगिकी का उपयोग बच्चों में बौनेपन, दुर्बलता, कम वजन की समस्या की गतिशील पहचान तथा पोषण सेवा वितरण की अंतिम छोर तक ट्रैकिंग के लिए किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पोषण ट्रैकर के कार्यान्वयन की देखरेख करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से संरक्षित क्षेत्र सिक्किम में स्थित है? 1. बार्सी रोडोडेंड्रॉन अभयारण्य, 2. पंगोलखा वन्यजीव अभयारण्य, 3. मेनम वन्यजीव अभयारण्य, 4. नोंगखिल्लेम वन्यजीव अभयारण्य। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1, 3 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 3। बार्सी रोडोडेंड्रॉन अभयारण्य पश्चिमी सिक्किम जिले में स्थित है। यह सिंगालीला पर्वतमाला में विस्तृत है जो नेपाल के साथ प्राकृतिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। पंगोलखा वन्यजीव अभयारण्य पूर्वी सिक्किम जिले में स्थित है। यह तिब्बत की चुम्बी घाटी से सटा हुआ है। मेनम वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम के दक्षिण जिले में स्थित है। नोंगखिल्लेम वन्यजीव अभयारण्य मेघालय के री भोई जिले में एक संरक्षित क्षेत्र है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 3। अगला प्रश्न, इको निवास संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विकसित एक आवासीय ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता है। 2. यह ऊष्मा लाभ और ऊष्मा हानि को सीमित करने तथा पर्याप्त प्राकृतिक वेंटिलेशन एवं दिन के उजाले की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए मानक निर्धारित करता है। 3. इको निवास संहिता ने आवासीय लिफाफा संप्रेषण मूल्य की शुरुआत की। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी 3। इको निवास संहिता विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विकसित एक आवासीय ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता है, अतः कथन 1 सही है। यह ऊष्मा लाभ और ऊष्मा हानि को सीमित करने के साथ साथ पर्याप्त प्राकृतिक वेंटिलेशन तथा दिन के उजाले की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम भवन मानक निर्धारित करता है, अतः कथन 2 सही है। इको निवास संहिता ने आवासीय लिफाफा पारगमन मूल्य की शुरुआत की जो एक इमारत के लिफाफे के माध्यम से गर्मी के हस्तांतरण को मापने वाला एक मीट्रिक है, अतः कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बॉक्स और स्थिति। 1. एम्बर, बाजार को विकृत करना और उत्पादन को सीमित करना। 2. ब्लू, व्यापार विकृति।
3 ग्रीन गैर व्यापार विकृतीकरण। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से युग्म सही सुमेलित है या फिर है? केवल 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 3। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO बॉक्स उत्पादन और व्यापार को विकृत करने वाले लगभग सभी घरेलू समर्थन उपाय एम्बर बॉक्स में आते हैं। इनमें कीमतों को समर्थन देने वाले उपाय या उत्पादन मात्रा से सीधे संबंधित सब्सिडी शामिल है। ब्लू बॉक्स सब्सिडी बाजार को विकृत करती है और इसके तहत किसानों को उत्पादन कोटा लागू करके उत्पादन सीमित करना पड़ता है या किसानों को अपनी जमीन का कुछ हिस्सा अलग रखना पड़ता है। ग्रीन बॉक्स का तात्पर्य स्वीकार्य घरेलू सहायता से है जो किसी देश द्वारा अपने किसानों को विश्व व्यापार संगठन के कृषि समझौते के तहत दी जा सकती है। यह प्रकृति में व्यापार को विकृत करने वाला नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 3। अगला प्रश्न, तरलता जाल यानी लिक्विडिटी ट्रैप में निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक उपकरण अप्रभावी हो जाता है? राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, व्यापार नीति या फिर कर नीति? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मौद्रिक नीति। तरलता जाल एक प्रतिकूल आर्थिक स्थिति है जो तब होती है जब उपभोक्ता और निवेशक ब्याज दरें कम होने पर खर्च या निवेश करने के बजाय नकदी जमा करते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जो तब हो सकती है जब ब्याज दरें इतनी कम हो जाती हैं कि अधिकांश लोग बॉन्ड और अन्य ऋण साधनों में पैसा लगाने के बजाय नकदी जमा करना पसंद करते हैं। इसका प्रभाव मौद्रिक नीति को धन की आपूर्ति बढ़ाकर या ब्याज दर को और कम करके विकास को प्रोत्साहित करने में अप्रभावी बनाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मौद्रिक नीति। अगला प्रश्न, भारतीय लेखा मानकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान लेखांकन मानकों को तैयार और जारी करता है। 2, भारतीय लेखा मानक को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अधिसूचित किया गया है। 3, भारतीय लेखा मानक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के प्रावधानों के अनुसार शासित होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। भारत में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया लेखांकन मानक को तैयार और जारी करता है। इन मानकों का पालन भारत में पंजीकृत सभी कंपनियों के अकाउंटेंट करते हैं, अतः कथन 1 सही नहीं है। भारतीय लेखा मानक को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित किया जाता है, अतः कथन 2 सही है। भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कॉपीराइट अधिनियम शासित होते हैं और भारतीय कॉपीराइट अधिनियम में कॉपीराइट भारत सरकार के पास होता है, अतः कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है जिसका उद्देश्य प्रोजेक्ट टाइगर को वैधानिक अधिकार प्रदान करना है। 2, इसका गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन है जिसका उद्देश्य प्रोजेक्ट टाइगर को वैधानिक अधिकार प्रदान करना है, अतः कथन 1 सही है। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी, अतः कथन 2 सही है। NTCA का एक अन्य उद्देश्य बाघ अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के आजीविका हितों को संबोधित करना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, एशियाई जंगली कुत्तों यानी ढोल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत में वे केवल पश्चिमी घाटों में पाए जाते हैं। 2, इसे IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 3, ढोल अत्यधिक सामाजिक जानवर होते हैं और वे अक्सर झुंड में शिकार करते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। एशियाई जंगली कुत्ते यानी ढोल भारत भर में 3 समूहों अर्थात पश्चिमी और पूर्वी घाट, मध्य भारतीय परिदृश्य और पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं, अतः कथन 1 सही नहीं है। इसे IUCN रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, अतः कथन 2 सही नहीं है। ढोल अत्यधिक सामाजिक जानवर है और वे अक्सर 5 से 12 के झुंड में शिकार करते हैं। ये समूह 30 या 40 सदस्यों तक बढ़ सकते हैं, अतः कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अंतिम प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को मोटे तौर पर मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और सलाहकार क्षेत्राधिकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। 2, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के परामर्श से की जाती है।
उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को मोटे तौर पर मूल क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार और सलाहकार क्षेत्राधिकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय की अन्य कई शक्तियां भी होती हैं, अतः कथन एक सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अतः कथन दो सही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें एक भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, और जब तक संसद कानून द्वारा बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती है तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीश नहीं होंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। अर्थशास्त्र के संदर्भ में आधार वर्ष क्या है? सबसे कम मुद्रास्फीति दर वाला वर्ष, आर्थिक सूचकांकों में तुलना के लिए उपयोग किया जाने वाला बेंचमार्क वर्ष, सबसे अधिक जीडीपी विकास दर वाला वर्ष, या फिर वह वर्ष जिसमें सीपीआई और डब्ल्यूपीआई समान है? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।